हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पथ पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, तो आज एक और प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ, जो आपकी एग्ज़ाम एडिटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दें जो इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पहला है, शब्द यानी मार्शलिंग का प्रयोग किसके मामले में किया जाता है? ऑप्शन ए व्यापार खाता, ऑप्शन बी लाभ और हानि खाता, ऑप्शन सी तुलन पत्र या ऑप्शन डी विनिर्माण खाता। तो मार्शलिंग शब्द का प्रयोग तुलन पत्र के मामले में प्रयोग किया जाता है। किसके मामले में? तुलन पत्र के मामले में। मार्शलिंग होता क्या है? मार्शलिंग वो होता है जो तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और परिसंपत्ति और देयता देयताओं को एक विशेष क्रम में पुनर्व्यवस्थित करने से है। तो ये आपका मार्शलिंग होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। फर्स्ट का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए मूल लागत विधि को मूल्यह्रास प्रदान करने की समान किस पद्धति के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन बी मूल्यह्रास अवलेखित मूल्य पद्धति में दर वर्ष घटता जाता है। ऑप्शन सी मूल्यह्रास प्रदान करने की लिखित नीचे मूल्य पद्धति के तहत संपत्ति का बही मूल्य कभी भी शून्य नहीं होता है। ऑप्शन डी ऑप्शन डी है कि सरल रेखा पद्धति में संपत्ति के स्क्रैप मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप मूल्यह्रास की मात्रा में वृद्धि होगी जब बाकी सब कुछ स्थिर रहेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये गलत है। 2 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, परिशोधन को किसमें लिखने के लिए संदर्भित किया जाता है? छीड़ को, अपक्षय परिसंपत्ति को, अमूर्त परिसंपत्ति को, काल्पनिक परिसंपत्ति को। तो शोधन को अमूर्त परिसंपत्ति में लिखने के लिए संदर्भित किया जाता है। किसमें? अमूर्त संपत्ति को लिखने के लिए संदर्भित किया जाता है। अमूर्त संपत्ति क्या होता है? वे व्यवसाय की परिसंपत्ति जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, जैसे कि आपका हो गया पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। ये सभी आपके अमूर्त संपत्तियों के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 3 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, किसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष के अंत में एक विभाग द्वारा रखी गई बिना बिकी वस्तु सूची में अप्राप्त लाभ को समाप्त करना है? ऑप्शन ए ज्ञापन मार्कअप खाता, ऑप्शन बी ज्ञापन स्टॉप खाता, ऑप्शन सी स्टॉक समायोजन खाता या ऑप्शन डी स्टॉक रिजर्व। तो इसमें पूछ रहा है कि किसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष के अंत में एक विभाग द्वारा रखी गई बिना बिकी वस्तु सूची में अप्राप्त लाभ को समाप्त करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी स्टॉक रिजर्व। 4 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, प्रावधानों और संचय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए संचय का निर्माण विवेकाधीन है, ऑप्शन बी प्रावधान लाभ का विनियोग है, ऑप्शन सी अज्ञात देयता को पूरा करने के लिए प्रावधान बनाए जाते हैं, या ऑप्शन डी संचय का निर्माण व्यवसाय के कर योग्य लाभ को कम करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रावधानों और संचय के संदर्भ में संचय का निर्माण और विवेकाधीन, ये आपका सही ऑप्शन है। ऑप्शन ए 5 का ए सही है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, बैंक समाधान विवरण तैयार करते समय पासबुक के अनुसार शेष राशि प्राप्त करने के लिए रोकड़ बही के अनुकूल शेष में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा जाना चाहिए? ऑप्शन ए बैंक प्रभार, ऑप्शन बी ग्राहकों द्वारा बैंक में सीधे भुगतान, ऑप्शन सी बैंक द्वारा भुगतान किया गया बीमा प्रीमियम, या ऑप्शन डी अस्वीकृत चेक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्राहकों द्वारा बैंक में सीधा भुगतान। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक समाधान विवरण तैयार करते समय पासबुक के अनुसार शेष राशि प्राप्त करने के लिए रोकड़ बही के अनुकूल शेष में ग्राहकों द्वारा बैंक में सीधा भुगतान किया गया, सीधा जो भुगतान किया जाता है उसको जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, यदि बैंक शुल्क सीधे पासबुक में डेबिट किया गया है। क्वेश्चन क्या है, यदि बैंक शुल्क सीधे पासबुक में डेबिट किया गया है लेकिन अभी तक कैश बुक में दर्ज नहीं किया गया है, तो पासबुक के अनुसार शेष राशि पहुंचने के लिए राशि क्या की जाएगी? ऑप्शन ए पासबुक के अनुसार शेष राशि से घटाया जाएगा, ऑप्शन बी रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि में जोड़ा जाएगा, ऑप्शन सी रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि से घटा दी जाएगी, या ऑप्शन डी किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है। तो यदि बैंक शुल्क सीधे पासबुक में डेबिट किया गया है लेकिन कैशबुक में अभी तक दर्ज नहीं किया गया है, तो पासबुक के अनुसार जो शेष राशि आपकी है तो वह आपकी होगी रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि से घटा दी जाएगी। ऑप्शन सी सही है, 7 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, GFAR के नियम 7 के अनुसार सरकार की बकाया राशि का सही और त्वरित मूल्यांकन, संग्रह, लेखांकन और भुगतान सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है? राजकोष विभाग की, राजस्व या प्रशासनिक विभाग की, वित्त विभाग की, स्थानीय नगर पालिकाओं की। तो GFAR का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है जनरल फाइनेंशियल अकाउंट्स रूल। ये आपका GFAR का फुल फॉर्म होता है, जनरल फाइनेंशियल अकाउंट्स रूल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राजस्व या प्रशासनिक विभाग द्वारा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी इसके पास होती है। 8 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, GFAR नियम सरकारी वित्त के किस पहलू को शामिल नहीं करते? धन की प्राप्ति, धन की अभिरक्षा, धन का व्यय या धन का निवेश। तो GFAR नियम सरकारी वित्त के पहलू आपके धन का निवेश, ये आपका शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी सही है, 9 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, सरकारी कार्यों के संबंध में GFAR नियमों का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? भर्ती प्रक्रिया, निधि की सुरक्षा और व्यय, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति या सैन्य अभियान। तो सरकारी कार्यों के संबंध में GFAR नियमों का प्राथमिक लक्ष्य होता है निधि की सुरक्षा और व्यय। ऑप्शन बी सही है, 10 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, नियंत्रण अधिकारी की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए राज्य की आकस्मिक निधि को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी राज्यपाल की गतिविधियों की निगरानी करना, ऑप्शन सी विभागीय नियमों का प्रबंधन करना, या ऑप्शन डी एक विभाग के अंतर्गत व्यय और राजस्व का प्रबंधन करना। तो नियंत्रण अधिकारी की भूमिका होती है एक विभाग के अंतर्गत व्यय और राजस्व का प्रबंधन करना। ऑप्शन डी सही है, 11 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12।
बिलों या आदेशों पर हस्ताक्षर करने के संबंध में जीएफएआर में एक कार्यालय के प्रमुख द्वारा अधिकृत राजपत्रित अधिकारी की क्या जिम्मेदारी है? ऑप्शन ए, बिल की सटीकता सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी, भुगतान हेतु धनराशि आवंटित करना। ऑप्शन सी, वेतन दरों पर निर्णय लेना। या ऑप्शन डी, कार्यालय की मर्यादा बनाए रखना। तो बिलों या आदेशों पर हस्ताक्षर करने के संबंध में जीएफएआर में एक कार्यालय के प्रमुख द्वारा अधिकृत राजपत्रित अधिकारी की जिम्मेदारी बिल की सटीकता को सुनिश्चित करना होता है। क्या होता है? बिल की सटीकता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन ए सही है, 12 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन एनईएफटी बैंकिंग प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, कम से कम 2 लाख की राशि तुरंत हस्तांतरण की जा सकती है। ऑप्शन बी, यह कुछ बैंकिंग संबंधी गतिविधियों को करने में मदद करता है, जैसा कि खाता शेष की जांच करना आदि। ऑप्शन सी, मुद्रा हस्तांतरण करने की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो एनईएफटी बैंकिंग प्रणाली के संबंध में मुद्रा हस्तांतरण करने की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं होती है। ऑप्शन सी सही है, 13 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है, विश्व का पहला इस्लामिक बैंक कौन सा है जिसने व्हाट्सएप के माध्यम से चैट बैंकिंग सेवाओं की घोषणा की है? ऑप्शन ए, बैंक ऑफ इस्तांबुल। ऑप्शन बी, अमीरात इस्लामिक बैंक। ऑप्शन सी, कोच्चि इस्लामिक बैंक। या ऑप्शन डी, बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो विश्व का पहला इस्लामिक बैंक पूछ रहा है कि जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से चैट बैंकिंग सेवाओं की उसने घोषणा की है। तो यह आपकी है अमीरात बैंक इस्लामिक बैंक। ऑप्शन बी सही है। कौन सी? अमीरात इस्लामिक बैंक, जिसने व्हाट्सएप के माध्यम से चैट बैंकिंग सेवाओं की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, भीम इंटरफेस में हम किस प्रकार के खाते जोड़ सकते हैं? ऑप्शन ए, बचत खाता, चालू खाता, डीमैट खाता, दोनों, ए और बी या दोनों। तो भीम इंटरफेस में हम पूछ रहा है कि किस प्रकार के खाता जोड़ सकते हैं। तो आपके बचत खाता भी जोड़ सकते हैं और चालू खाता भी जोड़ सकते हैं। तो ये दोनों, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 15 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या डिजिटल वॉलेट के प्रयोग करने का एक लाभ है? ऑप्शन ए, फ्रॉड होने यानी धोखाधड़ी का खतरा बढ़ जाता है। ऑप्शन बी, व्यापारियों की सीमित स्वीकृति। ऑप्शन सी, पेमेंट का सुविधाजनक और सुरक्षित विकल्प। या ऑप्शन डी, हायर ट्रांजैक्शन फीस, लेनदेन का उच्चतम शुल्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेमेंट का सुविधाजनक और सुरक्षित विकल्प। डिजिटल वॉलेट को प्रयोग करने का एक लाभ है कि पेमेंट सुविधाजनक रहती है और विकल्प भी सुरक्षित है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 16 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 17। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान उपकरण प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? पियर चेक, उपहार चेक, डिमांड ड्राफ्ट या फिर क्रेडिट कार्ड। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा भुगतान उपकरण जो कि प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। तो वो आपका है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को आप प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी सही है, 17 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है, डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में उपयोग किया जाने वाला क्यूआर कोड क्या होता है? ऑप्शन ए, सेंसिटिव यूजर इंफॉर्मेशन को एन्क्रिप्ट करना। ऑप्शन बी, ऑथेंटिफिकेशन के लिए ओटीपी जनरेट करना। ऑप्शन सी, क्विक एंड इजी पेमेंट को इनेबल करना। या ऑप्शन डी, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री प्रदान करना। तो पूछ रहा है कि डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जो क्यूआर उपयोग किया जाता है उसका कार्य क्या होता है, किस लिए उपयोग किया जाता है? तो उसको क्विक एंड इजी पेमेंट को इनेबल करता है।
क्या करता है? क्विक एंड इजी पेमेंट को इनेबल करता है। ऑप्शन सी सही है, 18 का सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है, प्रधान कार्यालय द्वारा आश्रित शाखाओं को वस्तुओं की आपूर्ति किस पर की जाती है? लागत मूल्य पर, बीजक मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, क्रय या बीजक मूल्य पर। तो प्रधान कार्यालय द्वारा आश्रित शाखाओं की वस्तुओं की आपूर्ति आप किसके द्वारा करते हैं? तो आप क्रय या बीजक मूल्य पर करते हैं। ऑप्शन डी सही है। किस पर? क्रय या बीजक मूल्य पर करते हैं। 19 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है, शाखा लेखांकन में प्रत्यक्ष विधि किसका अन्य नाम है? थोक शाखा विधि का, स्टॉक या देनदारी विधि का, अंतिम लेखा पद्धति विधि का, देनदार विधि का। तो शाखा लेखांकन में प्रत्यक्ष विधि पूछ रहा, प्रत्यक्ष विधि किसका अन्य नाम है? तो देनदार का अन्य नाम है। देनदार को हम प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 20 का डी। तो दोस्तों ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही बने रहें, क्योंकि मैं हर रोज़ ऑडिटर के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट हर रोज़ लेकर आता हूँ। तो ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें। आज के लिए धन्यवाद। कल फिर से एक और वीडियो लेकर आऊँगा।